साथियों, मैं नागेंद्र प्रजापति। साथियों, मुझे खेद है कि मैं 2-3 दिन से कोई वीडियो लेके नहीं आ पाया। तो आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं दोस्तों। एक नई टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मृदा कृषि एवं पशुपालन, क्योंकि ये देश के विकास और समृद्धि के लिए रीढ़ का कार्य करती है। ये प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है, प्राथमिक जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मृदा क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो कहा जाता है कि मृदा मनुष्य और जानवरों के जीवन निर्वाह के लिए एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि बिना मृदा के कृषि कार्य को नहीं किया जा सकता। अतः कृषि कार्य की रीढ़ की हड्डी के रूप में मृदा को देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है, उसका कार्य क्या है कि मनुष्य के शरीर को सीधा रखना और खड़ा रखना। ठीक वैसे ही मृदा का कार्य कृषि कार्य को खड़ा रखने का है। अतः यह किसी भी देश के विकास और समृद्धि के लिए एक आवश्यक संसाधनों में से एक है। ठीक है, तो देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये अगर देखा जाए तो मृदा चट्टानी संरचना का ही सूक्ष्म रूप है, क्योंकि चट्टानी संरचनाएं ही टूट फूट कर अक्षय अपरदित होकर ही मृदा के रूप में निर्मित होते हैं और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक पतली पट्टी के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कृषि कार्य की जाती है। ठीक है, जैसे अगर निर्माण की बात करें तो अगर देखा जाए कि सपोज करिए कि ये एक चट्टान है। ठीक है, अगर इस चट्टान को देखा जाए तो इसमें मिनरल्स एंड खनिज तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है, और बहुत सारे इसमें मिनरल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। इन सारे मिनरल्स का संकुचन रेट और प्रसार रेट अलग अलग होता है। तो अगर देखा जाए इस चट्टान पर धूप, वर्षा और तापमान का, ठीक है, ठंड का जो प्रभाव होता है, उन्हीं का सम्मिलित रूप ही इस चट्टान को विखंडित करने के कारक के रूप में देखा जाता है। जैसे इस चट्टान पर अगर धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो ये चट्टान में जो जितने भी मिनरल्स हैं उनका प्रसार होगा और अलग अलग मिनरल अलग अलग दर से प्रसारित होंगे। ठीक वैसे ही जब ये चट्टान ठंडा होगा तो इसमें मौजूद मिनरल्स क्या होंगे, संकुचित होंगे और अलग अलग रेट से संकुचित होंगे। इस वजह से उनमें क्या होगा, एक तनाव का बल पैदा होगा, जिससे इस चट्टान में क्या होगा, विखंडन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और एक लंबे समय के बाद इस चट्टान का स्वरूप छोटे छोटे कणों में विखंडित होकर प्राप्त होगा, जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है। जैसे ये पृथ्वी का सतह है तो ये ऊपरी सतह पर ही मृदा का निर्माण होता है छोटे छोटे कणों में। अगर इसके नीचे जाएंगे तो छोटे छोटे पत्थर के कण पाए जाएंगे, जो कि इस कण से बड़े होंगे। उसके नीचे जाएंगे तो और बड़े बड़े पत्थर पाए जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे तो बड़े बड़े चट्टानी पत्थर पाए जाएंगे। ठीक है, तो मृदा का निर्माण जब इस चट्टान को ऊपर वाले चट्टान पर धूप, वर्षा, ठंडी आदि जलवायु कारकों के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, उसी का सम्मिलित रूप ही मृदा के रूप में निकल कर आता है। ठीक है, अगर देखा जाए मृदा में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, तो खनिज तत्व होते हैं, जैविक तत्व होते हैं, जल होता है, वायु होता है। ठीक है, जो तत्व होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं। यही तत्व क्या होते हैं कि कृषि कार्यों को खड़ा रखने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में मृदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के मृदा पाई जाती है, 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है मुख्यतः वो भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा होती है, दूसरा मध्य मैदान की मृदा, तीसरा पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, जो कि यहाँ पे है। यानी तराई एवं भाबर क्षेत्र की मृदा, मध्य मैदान की मृदा और पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, ये तीसरा वाला हो गया। लेकिन मध्य मैदान को भी कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो छोटे छोटे क्षेत्रों में अन्य मृदाएं भी पाई जाती हैं, जैसे लवड़ी व क्षारीय मृदा, काली मृदा, रेगिस्तानी मृदा,
आदि प्रकार की मृदाएं भी छोटे छोटे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस प्रकार देखा जाए कि अगर भाबर व तराई मृदा की बात की जाए तो भाबर जो क्षेत्र होता है ये हिमालय के जो फुटहिल्स होती है, जहाँ पर हिमालय की तलहटी जो होती है उसी में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र पाई जाती है, जो कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से ही निर्मित होता है। क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ के ऊपरी क्षेत्रों से नीचे आती हैं तब अति वेग से नीचे की तरफ आती हैं, जिससे क्या होती है ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को लाकर अब बालू को लाकर भाबर क्षेत्र में इकट्ठा कर देती हैं। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और यहाँ नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये क्षेत्र क्या होता है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ी नुमा पौधे निकल के आते हैं और पेड़ पौधों की ही स्थिति देखी जाती है। यहाँ पर कृषि कार्य नाम मात्र का ही होता है। ठीक है, लेकिन जब इसके आगे बढ़ती है नदियाँ तो ये एक समतल मैदान में आकर बाहर की तरफ दिखाई देने लगती हैं, जो कि समतल मैदान में ये नदियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पे क्या होता है नम दलदली क्षेत्र बना होता है, क्योंकि ये समतल होता है तो पानी का निकास यहाँ से अच्छे से हो नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, नमी बनी रहती है और महीन मिट्टी के कणों को हिमालयी क्षेत्र से लाकर यहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है नदियों के द्वारा। तो उसमें खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और जल की भी उपलब्धता अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए काफ़ी उपयुक्त क्षेत्र पाया जाता है। जैसे वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स होते हैं, तो चावल हो गया, गन्ना हो गया आदि प्रकार के फसलों का यहाँ कृषि की जाती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भाबर क्षेत्र में भारी निक्षेप के कण होते हैं, भारी निक्षेप वाले कण होते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में महीन निक्षेप वाले कण होते हैं, यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से निर्मित ही क्षेत्र होते हैं जो कि भारी निक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में महीन कण होते हैं, ये समतल होती है, नम होती है, दलदली होती है और यहाँ पर तापमान भी फसलों के उपयुक्त होता है। ठीक है, न वाटर इंटेंसिव क्रॉप यहाँ पर लगाए जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया और चावल हो गया आदि प्रकार के यहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है। अगर मध्य मैदान की बात की जाए तो ये प्लीस्टोसीन काल से, प्लीस्टोसीन काल का कब होता है जब हिमालय की उत्पत्ति अपने वर्तमान स्थिति में पहुँच गई होती है, तो उस काल से लेकर अभी तक यहाँ पर नदियों के द्वारा लाकर अपने अवसादों को क्षमा किया गया, जिससे इस मध्य मैदान का निर्माण हुआ है। इसे जलोढ़ मैदान के रूप में भी कहा जाता है। इसे भात मृदा यहाँ पर देखा जाता है और जलोढ़ मृदा भी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इस जलोढ़ या भात मृदा का निर्माण किससे होता है? काप मिट्टी से, बालू से, कीचड़ से आदि प्रकार की ये जो मिट्टियाँ होती है ये लाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये बहुत गहरी और पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जैव तत्वों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन एक हद तक होती है। ठीक है, और इसमें नवीन जलोढ़ पाए जाते हैं। नवीन जो जलोढ़ होते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और जैव तत्वों की मात्रा ठीक ठाक होती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये पूर्ण विकसित मृदा कही जाती है। नमी की उपलब्धता भी काफ़ी अच्छी होती है। इस मृदा का निर्माण जो कि यहाँ पर यमुना नदी जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाते हुए आती है, फिर यहाँ से गंगा नदी, उसकी यहाँ पर काली करनाली जो कि घाघरा बन के आगे चली जाती है, इस यहाँ पर इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदियाँ जो होती हैं ये नदियाँ अपने द्वारा और अपने सहायक नदियों के द्वारा जो है जो अवसाद लाकर यहाँ इकट्ठा करती है, उन्हीं के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है और जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, किसकी कमी होती है, तो प्रधानता की बात करें तो पोटास और चूना की प्रधानता होती है, जबकि कमी की बात करें तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, पाई जाती है लेकिन इसकी कमी होती है, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है। ठीक है,
अगर इस मैदानी मृदा को देखा जाए तो ये दो भागों में इसको विभाजित करके भी देखा जा सकता है। जैसे कुछ मैदानी मृदा जो खादक प्रकार की हैं जिसमें नवीन जलोढ़क पाए जाते हैं, कुछ मैदानी मृदा बांगर प्रकार की हैं जिसमें पुरानी जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर बांगर प्रकार की मृदा में क्या होता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर नदियों का बहाव होता था, लेकिन अब नहीं होता है। यहाँ पर नदी के बाढ़ का मैदान जो होता है यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, नदी के बाढ़ का जो जल है, इस वजह से यहाँ पर नवीन जलोढ़क नहीं पहुँच पाते हैं। जबकि यहाँ ये कौन सा है, कछारी मृदा, कछारी क्षेत्र वाला मृदा है, यहाँ पर नवीन जलोढ़क पाए जाते हैं क्योंकि ये बाढ़ के मैदान का क्षेत्र है। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए खादर की, ये हल्के भूरे रंग का होता है, छिद्रयुक्त होता है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है, किससे, बांगर से। ठीक है। और इसमें अगर प्रधानता की बात करें तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्वों की अधिकता होती है, किससे, बांगर से। ठीक है। उर्वरा शक्ति अधिक होती है बांगर की अपेक्षा, बांगर से कम गहरी होती है क्योंकि ये थोड़े से निचले स्तर पर पाए जाते हैं। इसमें नदियों के बाढ़ का क्षेत्र होता है ये, इस वजह से। ये क्या होता है, ऊंचाई पे पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर नदियों का जल जो है बाढ़ के समय पहुँच नहीं पाता है। ठीक है। तो इसमें कौन सी फसल की कृषि की जाती है, रबी, खरीफ, जायद आदि प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। बांगर की जो होती है, बांगर में इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। लेकिन बांगर में क्या होता है, इससे और ज़्यादा कम होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। ठीक है। इसमें कमी तो होती है लेकिन इसमें क्या होता है, उसकी मात्रा और ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है। तो बांगर मृदा की बात करें तो इसे उपहार मृदा, दोमट मृदा, मटियार दोमट मृदा आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी गहराई अधिक होती है खादर की अपेक्षा क्योंकि ये ऊंचे स्थान होते हैं। ठीक है। जो बाढ़ के क्षेत्र से उर्वरा शक्ति कम होती है, खाद की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है। अगर खाद की आपूर्ति कर दी जाए या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कर दी जाए, दोनों अगर हैं तो वहाँ पर प्रत्येक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं जो कि खादर में उगाई जाती हैं। ठीक है। अगर इसमें कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, जबकि खादर में इससे ज़्यादा होती है, उसमें भी कमी होती है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में खादर में ज़्यादा होती है और बांगर में कम होती है। ठीक है। अगर पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की मृदा है। ठीक है। क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं उन्हीं से निर्मित ये मृदा है। ठीक है। विस्तार कहाँ से, ललितपुर से कहाँ तक है, चंदौली तक है। ठीक है। ये है आपका ललितपुर। ठीक है। यहाँ से होते हुए इसका विस्तार ये चंदौली है। ठीक है। ये सोनभद्र यहाँ तक है, तो ललितपुर से चंदौली तक है। ठीक है। इस प्रकार के मृदा को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडी मृदा। ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो इसको छोटे छोटे रूपों में भी बांट के देखा जा सकता है कि बुंदेलखंड में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है। इसमें लाल मृदा है, परवा मृदा है, राकट मृदा है, भोंटा मृदा, आदि प्रकार की मृदा पाई जाती है यहाँ पर। अगर लाल मृदा की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर में, झांसी में, प्रयागराज में, सोनभद्र में, चंदौली, इन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। जैसे आप सुने होंगे कि लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है। मिर्ज़ापुर के लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है। तो ये इन क्षेत्रों में लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। उनका परवा मृदा कहाँ पाई जाती है, हमीरपुर और जालौन में परवा मृदा पाई जाती है। अगर पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करें तो ये शुष्क कृषि की यहाँ पर प्रथा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बरसात कम होती है, वर्षा कम होती है। ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पर नदियों के द्वारा जो पानी लाया जाता है, ठीक है, तो बरसात में लाई जाती है। बाढ़ का ये क्षेत्र है, जब नदियों में पानी की अधिकता हो जाती है तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर अपरदन क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं और ऊपर का जो उर्वरक तत्व वाली मृदा थी, ठीक है, वो कट छट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नदियों के द्वारा लेकर चली जाती है। इस वजह से इस क्षेत्र की उर्वरता कम हो गई है। अतः यहाँ शुष्क कृषि की जाती है बारिश की कमी की वजह से और पानी की जल की उपलब्धता की कमी की वजह से। ठीक है। मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि प्रकार की कृषि यहाँ की जाती है। ठीक है। अन्य मृदा की बात करें तो लवणी मृदा है,
लवणी एवं क्षारीय मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी रेगिस्तानी मृदा। ठीक है, लवणी एवं क्षारीय मृदा में देखा जाए तो इसमें कहा जाता है कि जैसे समतल जमीन है, ठीक है, तो वहाँ पर जल निकास की समस्या है, पानी का जल जमाव हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, लवण की अधिकता होती जाएगी। साथ ही साथ अगर नहरों से सिंचाई की जा रही है जो कि लवण युक्त होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की जाती है तो जल वाष्पीकृत हो जाता है और लवण उसी जमीन पर बने रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो मृदा क्या होती है, लवण युक्त हो जाती है। और इनकी क्षारीयता भी ज़्यादा होती है। इनकी अगर क्षारीयता की बात करें तो वो pH में 8.5 के लगभग होता है। ठीक है, इस वजह से ये कृषि कार्यों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। ठीक है, उत्तर हो चुकी हैं। और ऊसर भूमि को किन नामों से जाना जाता है, रेत, कल्हर या बंजर। ठीक है, अगर इसको देखा जाए लवणी व क्षारीय मृदा को दो रूपों में बांट के देखा जा सकता है। ठीक है, क्षारीय ऊसर भूमि और लवणी ऊसर भूमि। ठीक है, इसका विस्तार देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, अलीगढ़ से प्रयागराज तक है। अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, सुल्तानपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, कानपुर, फतेहपुर, सुल्तानपुर और आपका प्रयागराज और प्रतापगढ़। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कौन सी मृदा, लवणी एवं क्षारीय मृदा। ठीक है, अगर काली मृदा की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड में और रुहेलखंड में कुछ कुछ जगहों पर पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर रुहेलखंड क्षेत्र है जो मुरादाबाद, मेरठ, बरेली ये सब क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसे रुहेलखंड क्षेत्र बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपका काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा में कपास की कृषि की जाती है क्योंकि जल धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है और इस वजह से कपास की कृषि के कारण इस मृदा का नाम कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसे करेल मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अगर रेगिस्तानी मृदा की बात करें तो ये अलीगढ़ में, मथुरा में, आगरा में पाई जाती है ये मृदा, क्योंकि ये राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है जिसका असर इन जिलों में भी पाई जाती है। कौन कौन से, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में। ठीक है, इसमें साल्ट और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है जबकि जीवाश्म और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक, और ये मोटे बालू के कण से बने होते हैं। इसमें मोटे अनाज उगाए जाती हैं अगर जल की उपलब्धता अच्छी है और उर्वरक तत्वों की जो उपलब्धता है अगर उसको पूरी कर दी जाए तो यहाँ पर भी कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रही आज की मृदा और उनसे संबंधित फसल और अन्य तत्व। ठीक है, तो आज का इतना ही, बाकी जो पोर्शन है वो कल लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए।